My dear students, today I would like to discuss very important part of English language. प्रायः छोटी छोटी गलतियों से बहुत ज़्यादा त्रुटियां हो जाती हैं, छोटी छोटी गलतियों से, और उसको नज़रअंदाज करते हैं। जैसे आप सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में जब पढ़ते हैं तो लगता है कि तो सही होगा। जैसे कोई भी सेंटेंस लेते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे इसमें तो कोई गलती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। अब जरा ध्यान से देखें आप लोग। इस वाक्य में प्रथम दृष्टि तो में ये लग रहा कि सब सही है, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, लेकिन जब ऑल्टरनेटिव वर्ड आ रहा है तो फिर नो अदर ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का मतलब ही दूसरा अन्य विकल्प, यानी एक से अधिक, एक दूसरा रास्ता, दूसरा विकल्प। तो इसलिए जब अल्टरनेटिव का प्रयोग है तो अदर का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। अदर का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, इसकी कोई जरूरत नहीं, सुपरफ्लुअस। तो सुपरफ्लुअस वाली जो गलतियां हैं वो वाक्य में प्रायः असावधानीवश, जरा सा अनअवेयर हुए की गलती हो जाएगी। इसलिए सावधानी से ऐसे वाक्यों को बनाएं। इसको नोट कर लें और ये दिमाग में रखें ट्रिक कि जब ऑल्टरनेटिव है तो इसका मतलब है कि दूसरा विकल्प, और जब दूसरा विकल्प है तब फिर उसमें कैसे हम लगा सकते हैं, अदर भी लगाएं, अल्टरनेटिव लगाएं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वाक्य देते हैं कि the poet describes about nature. The poet describes about nature. अब इस वाक्य में देखें, और सदा के लिए इस प्रकार की जितनी भी वाक्य की संरचनाएं हो, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, उससे सावधान है। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट नेचर लिखा हुआ, इसका मतलब कवि प्रकृति के बारे में वर्णन करता है। हिंदी में तो बोलते हैं तो लिखा प्रकृति के बारे में वर्णन करता है, लेकिन आप विचार करें, जो वर्णन करना है, वर्णन तो किसी के बारे में ही होगा, वर्णन है, डिस्कस है, तो इनमें फिर प्रीपोजिशन ये सुपरफ्लुअस हो गया। क्यों? डिस्क्राइब्स नेचर, द पोएट डिस्क्राइब्स नेचर पर्याप्त, उसमें किसी भी प्रकार का अनावश्यक प्रयोग प्रीपोजिशन का नहीं होगा, तो हो जाएगा द पोएट डिस्क्राइब्स नेचर। ऐसे वाक्य प्रायः आते हैं जिनमें अनावश्यक प्रयोग होता है, सुपरफ्लुअस होता है। डिस्क्राइब्स है, अगर डिस्कस होता तो भी यही स्थिति होती। जिनमें अतिरिक्त की आवश्यकता नहीं है कृपया उसमें न लगाएं। अब जैसे हमने कहा आई एम कंटेस्टिंग फॉर आ सीट। अब देखिए इसमें मैं कंटेस्ट कर रहा हूं, प्रतिभाग ले रहा हूं एक सीट के लिए, उसमें मेरी प्रतियोगिता है, प्रतिभागिता है, प्रतिस्पर्धा है। तो जब आप कंटेस्ट कर रहे हैं तो उस सीट के लिए तो जाहिर सी बात है, तब आप आई एम कंटेस्टिंग फॉर अ सीट, ये सुपरफ्लुअस प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है? ध्यान दें आप लोग,
आई एम कंटेस्टिंग फॉर ए सीट। इस एग्जाम्पल में जब कंटेस्ट कर रहा है तो किसी न किसी चीज के लिए कर रहा है, उद्देश्य के लिए कर रहा है, तो इसका प्रयोग ये अनावश्यक है, ये सुपरफ्लुअस है। जैसे यहां वैसे यहां ये सुपरफ्लुअस है। तो ये ध्यान दें कि कृपया ऐसी चीजों से सावधान रहें जिनमें सुपरफ्लुअस अनावश्यक प्रयोग कर दिया जाता है। कोई भी अनावश्यक प्रयोग जैसे ही करेंगे वैसे कर, जैसे हमने कहा आई रिकमेंडेड फॉर हिम टू बी द प्रिंसिपल, अब इसमें वाक्य में देखिए ध्यान से, टू बी द प्रिंसिपल, आई रिकमेंडेड फॉर हिम टू बी द प्रिंसिपल। इसमें या आई रिकमेंडेड फॉर हिम टू द प्रिंसिपल, इतने बहुत है। आई रिकमेंडेड फॉर हिम टू द प्रिंसिपल, नोट कर लें इसको। अब इस वाक्य में देखिए, जब आई रिकमेंड कर रहे हो तो फॉर की क्या जरूरत, उसके लिए मैं उसको डायरेक्ट रिकमेंड कर रहा हूं, उसकी संस्तुति कर रहा हूं, उसके बारे में संस्तुति कर रहा हूं, तो ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इसका मतलब ये इसका प्रयोग गलत है, ये सुपरफ्लुअस है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसे वाक्यों में बहुत सावधानी करने की जरूरत है। अब जैसे हम लिखते हैं आई थिंक, और हमने कहा माई सेल्फ, अब हमने कहा आई थिंक माई सेल्फ, मैं स्वयं ये सोचता हूं, विचार करता हूं। तो भाई जाहिर सी बात है, विचार करना तो अपनी बात है ना, अपना चिंतन करते हैं स्वयं, तो इसका प्रयोग करने की माई सेल्फ जो यहां पर एम्फासाइज्ड प्रोनाउन, एम्फासाइज्ड या एम्फेटिक प्रोनाउन है, उसकी क्या आवश्यकता है, मैं स्वयं सोचता हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ना जरूरत है ना एम्फेटिक की जरूरत है, यहां पर ये सुपरफ्लुअस है। तो कृपया सुपरफ्लुअस को समझने के लिए ये अभ्यास देखें और उसको आई थिंक, अरे भाई थिंक करोगे तो अपने आप थिंक करोगे, उसमें कहीं और कोई सोचेगा क्या? तो इसलिए ये चीजें ध्यान दें। अब जैसे हमने कहा कहीं कहीं क्या होता है कि हम आपको कोई भी वाक्य करते हैं, आगे नोट करेंगे तो उसमें हमने कहा आई ऑर्डर्ड, ठीक है, एक वाक्य ऊपर लिखा, नोट करें सभी लोग, आई ऑर्डर्ड फॉर हिज डिसमिसल, आई ऑर्डर्ड फॉर हिज डिसमिसल। अब इस वाक्य में देखें आप, आई ऑर्डर्ड फॉर हिज डिसमिसल, अरे भाई जिसको डिसमिसल करना है, डिसमिस करना है, तो आई ऑर्डर्ड फॉर हिज क्या होता है? सीधे सीधे आपने कहा भाई मैंने आदेश किया उसके डिसमिसल का, तो आई ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल। आई ऑर्डर्ड फॉर, इसकी आवश्यकता क्या है, ये सुपरफ्लुअस होगा। अब देखिए ये तो सुपरफ्लुअस हो गया, लेकिन अगर ऑर्डर्ड वगैरह का प्रयोग है, यहां पर आई ऑर्डर्ड जिसने आदेश किया किसी दूसरे के डिसमिसल का किया, लेकिन किसी को डायरेक्ट आज्ञा दी जाए पर्सन को, तो वहां ऑब्जेक्ट जरूरी है। जैसे हम नहीं कह सकते आई ऑर्डर्ड टू गो देयर, ध्यान दें, या आई ऑर्डर टू लीव द प्लेस। अब किसको दिया है? इसमें अपेक्षा है, किसकी अपेक्षा है? ऑब्जेक्ट की। जितनी भी क्रियाएं आज्ञा देना अर्थात ऑर्डर, अलाउ, परमिट, एडवाइस, सजेस्ट,
किसी को प्रोहिबिटेड, फॉरबिड, मतलब जो भी मना करना, सलाह देना, सुझाव देना, आज्ञा देना, ऐसी क्रियाएं आए किसी को डायरेक्ट पर्सन को देना है तो निश्चित रूप से वहां पर ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हो गया ओमिटिंग का, इसमें सुपरफ्लूअस नहीं, इसमें होगा आई ऑर्डर्ड, मान लीजिए हमने कहा हिम, यहां ऑब्जेक्ट की जरूरी, यहां ओमिट करना यानी कमी है। आई ऑर्डर्ड हिम टू गो देयर, जब हिम लगाएंगे तब वाक्य सही होगा। डायरेक्ट आई ऑर्डर्ड टू गो देयर नहीं हो सकता। इनमें सब में आप लोगों को बहुत सावधान रहना है। अब इसी प्रकार से और आगे आप लोग नोट कर लें, इस प्रकार की गलतियां तो होती हैं, कभी कभी मिस रिलेशन हो जाता है। मिस रिलेशन में मान लीजिए वाक्य नोट करें, इधर का उधर हो जाता, मतलब क्रम सही नहीं रहता है। जैसे आई सॉ ए डेड हॉर्स, देखिए आई सा और देखने में लगेगा तो सही है, डेड हॉर्स, नोट करें आई सा अ डेड हॉर्स और उसके बाद लिख लें वॉकिंग अक्रॉस द रोड, वॉकिंग अक्रॉस द रोड। अब ये अक्रॉस द रोड, अब इस वाक्य में ध्यान से देखें, इसका हिंदी तात्पर्य हुआ, अनुवाद हुआ कि मैंने एक मृत घोड़ा देखा सड़क को पार करते समय। अब यहां मिस रिलेशन हो रहा, ध्यान से देखिए, मिस रिलेशन मतलब किसका किससे संबंध है। तो अब आप जैसे कहते हैं आई सॉ ए डेड हॉर्स, तो आप निश्चित रूप से पहले कौन सी बात पाएंगे, स्कूल है, और वॉकिंग नहीं, यहां पर दो वॉकिंग अक्रॉस द फील्ड जो है या रोड, आप जानते हैं कि जब ये पार्टिसिपल के रूप में आया है तो इसको आप शुरू में लाइए वॉकिंग, तब ये रिलेशन होगा, वॉकिंग अक्रॉस द रोड, वॉकिंग अक्रॉस द रोड, और उसके बाद आप लिख दीजिए आई सॉ आ डेड हॉर्स, आई सॉ ए डेड हॉर्स। इसको नोट कर लें। अब देखिए इसमें मिस रिलेशन क्या है, ये पहले था, देख रहे हैं आप लोग, आई सॉ ए डेड हॉर्स, फिर वॉकिंग अक्रॉस द रोड, केवल आपने मिस रिलेशन की वजह से ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई। अगर इसमें कर दें आप पहले वॉकिंग अक्रॉस द रोड आई सॉ अ डेड हॉर्स, तो कोई गलती नहीं होगी, सीधा सीधा ये बन जाएगा। तो ऐसी चीजों में कॉमन एरर में सुपरफ्लूअस, मिस रिलेशन अथवा ओमिशन, इस प्रकार की गलतियां आपको पकड़ना है। अब जैसे हमने कहा, वाक्य दिया ओपन पेज 50, अब देखिए सभी लोग ओपन पेज 50। अब इस सेंटेंस में कहीं न कहीं ओमिशन है, और ओमिशन है प्रीपोजिशन का। ओपन पेज 50, तो भाई 15 नंबर के पेज को खोलिए जब हम कहेंगे तो ओपन एट पेज 50, यहां मिसिंग है, तो ये गलत है। होना क्या चाहिए, ओपन एट पेज 15। अब देखें सही हो गया। तो सावधानी से हर प्रकार की अब हमने कहा शी इज 5 फीट, ध्यान से देखिए, शी इज 5 फीट। कोलोक्यूअल लैंग्वेज में तो लग रहा सही है, शी इज 5 फीट, वो 5 फुट की कहा हुआ 5 फीट की, लेकिन जब आप इसको ग्रामेटिकली कसौटी पे कसेंगे तो अधूरा वाक्य है। सी इज 5 फीट तो है, लेकिन बिना एडजेक्टिव के नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ये गलत है, तो क्या करेंगे, सी इज 5 फीट, एडजेक्टिव लाना पड़ेगा। तो फीट का मतलब यहां पर किस चीज को कह रहा है,
उसकी लंबाई को यानी टाल, तब ये वाक्य सही है। शी इज 5 feet टॉल। तो ऐसी गलतियों को ध्यान से दिमाग में रखिए, कैसे आपको मीट आउट करना है ऐसी प्रॉब्लम। अब सी बोलचाल में बोला जाता सी इज 5 feet हो गया, बट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अब हमने कहा व्हेन ही ग्रोज ही विल इंटर ए कॉलेज। ध्यान से देखिए, व्हेन ही ग्रोज, ठीक है, ही विल इंटर, यानी जब वो बड़ा हो प्रवेश करेगा, इंटर अ कॉलेज। अब इस वाक्य में देखिए, व्हेन ही ग्रोज ही विल इंटर ए कॉलेज। ग्रोज उगने के अर्थ में आता है। कोई उम्र बढ़ेगी, जैसे पेड़ हो, इट ग्रोज, पेड़ बढ़ता है, लेकिन व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, संवर्धन होता है, तो ग्रोज अप क्या होगा वहां पर, व्हेन ही ग्रोज और अप, तब हो जाएगा बाकी सब वही, ही विल इंटर ए कॉलेज। इसी प्रकार से आप जितनी भी कॉमन एरर करते हैं उनको रीड केयरफुली द गिवन सेंटेंस एंड देन ट्राई टू सीक द बेसिक फैक्टर, ठीक है ना, हाउ टू करेक्ट द सेंटेंस। अब ये वाक्य सही हो गया क्योंकि यहां पर आप आ गए, पेड़ थोड़ी है, व्यक्ति की उम्र बढ़ने के संदर्भ में ऐसे अनेक वाक्य आपको करने पड़ेंगे। और जैसे हमने कहा, बोल देते हैं हम लोग कि जाओ गो देयर एंड एंजॉय, कोलोक्वियल लैंग्वेज बोलते हैं गो देयर और एंड एंजॉय। अब किसी को आप जाइए और आनंद करिए, मस्ती करिए, अपना खुशी मनाइए, लेकिन जब तक एंजॉय क्रिया के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा तब तक ये सही क्या वाक्य नहीं सही हो सकता। तब हम क्या कहेंगे, गो देयर एंड एंजॉय, और क्योंकि दूसरे से कहा जा रहा है अंडरस्टूड है, तो हो जाएगा योर सेल्फ। जब तक योर सेल्फ नहीं लाओगे तब तक वाक्य सही नहीं होगा। गो देयर एंड एंजॉय योर सेल्फ। तो ये क्यों कहा, अरे भाई एंजॉय जाएंगे आप, इंपरेटिव सेंटेंस है, एंजॉय स्वयं करेंगे, तो ये स्वयं का थिंक में माई सेल्फ नहीं लगा था, यहां पर एंजॉय में योर सेल्फ लगा। क्यों, क्योंकि इसमें एंजॉय के बाद यहां पर जो है ओमिशन है, मिसिंग है, कौन एंजॉय करे, यानी आप, क्योंकि यहां भी यूज का भाव छिपा है। तो इस प्रकार से जो भी वाक्य हैं, ऐसे और वाक्य आप लोग जब लगातार बाई दिस वे, इफ यू कंटिन्यू योर प्रैक्टिस, द डे इज नॉट अवे, यू मस्ट बी परफेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर। और इफ यू ट्राई टू practice regularly by this way, it will automatically your grammar will be enriched and recouped. Thank you very much.